हेलो टू ऑल, वेलकम टू प्लस माइनस। तो ये है डे 3 ऑफ टॉप 15 मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे आज, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी साथ में ही समझाया है, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको अगर वो क्वेश्चन भी मिल जाए उन टॉपिक्स में से तो आपको हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ये एक आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, इंट x की वैल्यू 8 दी हुई है, स्टार y मतलब ये क्या है, एक पॉइंटर है, एक इंट टाइप का पॉइंटर है, ठीक है, और एक वेरिएबल z है। तो x और z नॉर्मल वेरिएबल्स हैं और y एक पॉइंटर वेरिएबल है। y में एड्रेस है x का, आपको पता है पॉइंटर उसी टाइप का एड्रेस रखता है जिस टाइप का वो खुद होता है। तो अगर y इन टाइप का है तो ये इंट टाइप के ही वेरिएबल का एड्रेस रख सकता है अपने अंदर। अब प्रिंट एफ के अंदर एक यहाँ पर एक्सप्रेशन है, इसका आंसर हमें निकाल के प्रिंट करके रिटर्न 0 करना है। तो यहाँ पे इसको मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। दिस इज x इंटू स्टार y इंटू एक्स प्लस स्टार y। स्टार y का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के आगे स्टार लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को वो पॉइंट कर रहा है उसमें, मतलब जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस उसने स्टोर किया है उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। अगर मैंने किसी भी पॉइंटर के आगे स्टार लगा दिया, अगर किसी पॉइंटर के आगे स्टार लगा दिया तो वो उस वाले वेरिएबल जिसका एड्रेस उसके अंदर है उसकी वैल्यू को पॉइंट करने लग जाता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। चलिए, तो x में तो आपको पता है क्या है, मेमोरी के अंदर x में 8 होगा स्टोर, ठीक है। मान लेते हैं ये x 100 एड्रेस पे बना हुआ है। अब यहाँ पे y भी होगा एक, जो एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसके अंदर x का एड्रेस है क्योंकि ये पॉइंट कर रहा है किसे, x को, और एक z बना हुआ है, ठीक है, z आपका ये रहा। अब यहाँ पे कोई रोल नहीं है, z का ऐसे ही दिया हुआ है, z यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ y लिखूंगी तो y को प्रिंट करेंगे तो 100 प्रिंट होगा, जो कि y के अंदर x का एड्रेस है। लेकिन अगर मैं स्टार y लिखती हूँ तो स्टार y का मतलब होता है जिस वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। y लिखना मतलब होता है एड्रेस ऑफ x लिखने बराबर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, आप जानते हो 8 है, मल्टीप्लाई में स्टार y मतलब 8 मल्टीप्लाई x 8 प्लस स्टार y, क्या हो गया स्टार y फिर से 8, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 8 की पावर 3 होता है विच इज़ इक्वल टू 512 होता है, प्लस में 8 तो आपका हो जाएगा 520, ठीक है। 520 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। आज मैंने आंसर्स वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया बिकॉज ऑफ लेस टाइम, बट इसका आंसर 520 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। अब देखो, जावा अगर आपने नहीं ढंग से नहीं करी है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि जावा से भी ना ये प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन ये पूछने जो आपने C++ में कवर कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से पहले यहाँ पे क्लास है सोल्यूशन नाम की, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। अब यहाँ पे एक आपका क्या है, एरे है, पी नाम का एक एरे है, एक इंटीजर एरे है, इसमें 3 वैल्यूज़ है, 121, 201 एंड 017। फॉर लूप दिया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। फॉर लूप जो है वो इंट j इज इक्वल टू 0 से लेके जब तक j की लेंथ p की लेंथ से छोटी है जब तक ये चलेगा। अगर मैं p की लेंथ निकालूँ, p डॉट लेंथ अगर हम निकालते हैं तो ये आपको दे देगा 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है p के अंदर, ठीक है। एरे में 3 एलिमेंट्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। एक्चुअली में रैम में क्या बन जाएगा, एक एरे बन जाएगा जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करेगा, जिसके इसका नाम p है। इसमें 0 इंडेक्स पे 121 स्टोर है, 1 इंडेक्स पे 201 स्टोर है, और 2 इंडेक्स पे 017 है। अब 0 का मतलब यहाँ पर क्या है,
ज़ीरो का मतलब है ये ऑक्टल नंबर है। कैसा नंबर है ये? ऑक्टल नंबर है। अगर ज़ीरो के साथ एक्स लगा होता तो ये हेक्साडेसिमल नंबर होता। क्या होता? हेक्साडेसिमल। ये रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है। ज़ीरो मतलब होता है ऑक्टल नंबर है। अब क्या कर रखा है यहाँ पे? अब यहाँ पे फॉर लूप लगा रखा है, तो आई जे की वैल्यू स्टार्ट होगी ज़ीरो से और ये चलेगी ज़ीरो लेस देन 3 तक चलेगी ये, ठीक है। तो ज़ीरो पे चलेगी, 1 पे चलेगी और 2 पे चलेगी। ओ सॉरी सॉरी, ज़ीरो नहीं आएगा यहाँ पे, जे आएगा। जे लेस देन 3 तक चलेगी, ठीक है। तो जे की वैल्यू एक बार ज़ीरो होगी, 1 होगी और 2 होगी, है ना। ज़ीरो होगी, 1 होगी और 2 होगी। और हमें प्रिंट करना है हर एक एलिमेंट जो उसके इंडेक्स पे रखा हुआ है। तो पहली बार जब लूप चला तो जे की वैल्यू हो गई ज़ीरो। ज़ीरो लेस देन 3 है, बिल्कुल है। तो पी ऑफ ज़ीरो, पी ऑफ ज़ीरो पे क्या रखा है? 121। तो स्क्रीन पर 121 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब अगली वैल्यू जो है वो इसके आगे ही आने वाली है, ठीक है। इसके आगे ही कंकैटिनेट करनी है। इसका मतलब है स्पेस, तो थोड़ा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो अगली बार क्या हो जाएगा? जे की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। 1 इज़ लेस देन 3 है, बिल्कुल है। तो अब पी ऑफ 1 पे क्या रखा है? 201। फिर स्पेस आ जाएगा थोड़ा सा। अब क्या होगा? जे की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। 2 इज़ लेस देन 3, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी ऑफ 2, पी ऑफ 2 पे है 017, लेकिन 017 का कोई ऑप्शन दिया नहीं हुआ। ऑप्शन में 15 दिया हुआ है और 17। 17 तो कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज ये ऑक्टल नंबर है तो ज़ीरो आना मैंडेटरी है। 15 आ सकता है। कैसे 15 क्यों आया है? क्योंकि हमने ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल नंबर में। ये ऑक्टल नंबर है और ये डेसिमल नंबर है। तो अगर मैं इसको ऑक्टल में ना लिख के डेसिमल में लिखती हूँ तो लिख सकती हूँ ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर हुआ क्या? ऑक्टल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो ये ऐसे हो जाएगा 7 और 1। ये ज़ीरो दिखा रहा है, ये ऑक्टल नंबर है। तो ऑक्टल टू डेसिमल जाने के लिए आपको हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है बेस की पावर उसकी पोजीशन से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की पावर 1 से। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 15। तो ये डेसिमल में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15। तो 121, 201 और 15, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज बाय डिफ़ॉल्ट द बैश शेल ऑफ द लिनक्स इन्वायरमेंट हैज़ अ डैश प्रॉम्प्ट। तो बैश जो शेल होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसमें उसका सिंबल क्या होता है? परसेंटेज, डॉलर, एंड सिंबल या फिर हैश सिंबल। तो एक बार समझ लेते हैं इसे। देखो, पहली बात तो हमें समझना है कि शेल क्या होता है। शेल एक ऐसा प्रोग्राम है, आपको पता है कि अगर हम बात करें सिंपल टर्म्स की, तो यूज़र को अगर इंटरेक्ट करना है सिस्टम के साथ तो उसके पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंटरफेस होता है जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट करता है सिस्टम से। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ट होता है वो होता है कर्नल, ठीक है। अब वो कर्नल है जो सब कुछ कर रहा होता है एक्चुअली में, इंटरनल पार्ट जो हर एक कमांड को इंटरप्रेट करता है और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो तो कर्नल होता है। फिर शेल क्या होता है? शेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूज़र और कर्नल के बीच में एक्ट करता है। बेसिकली जब हम कमांड देते हैं, हम कोई इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, तो हम शेल को वो कमांड दे रहे होते हैं। शेल से वो कमांड कर्नल तक जाती है, उसके बाद कर्नल उसे इंटरप्रेट करता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या है कि शेल एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र मतलब हम और कर्नल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ट है वो उसके बीच में एक लिंक बना देता है। इट अलाउज द यूज़र टू गिव द कमांड्स टू द कर्नल एंड रिसीव द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम इट। तो अगर मुझे कर्नल मतलब ओएस को कोई कमांड देनी है तो मैं शेल के थ्रू दूंगी, ठीक है। शेल वो जगह है जहाँ मैं अपनी कमांड्स दे रही होती हूँ, ठीक है। आपने कमांड प्रॉम्प्ट अगर सीएमडी में देखा होगा विंडोज़ के अंदर, तो वो भी आपका एक शेल की तरह ही काम करता है। और शेल के थ्रू ही आपको रिस्पॉन्सेज भी रिसीव होते हैं जो आपको ओएस से मिलते हैं। थ्रू अ शेल वी कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटीज़ ऑन द कर्नल। Hence, at its core, a shell is a program used to execute other programs on our system.
अब बात करते हैं लिनक्स के अंदर कौन कौन से पॉपुलर शेल्स होते हैं, हालांकि इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ही बहुत है। फर्स्ट इज़ बैश, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। बॉर्न अगेन शेल इसका नाम होता है। बी का मतलब बॉर्न, ए का मतलब होता है अगेन और एस एच मतलब होता है शेल, ठीक है। तो इसका जो प्रॉम्प्ट होता है वो होता है डॉलर रेगुलर यूज़र्स के लिए, लेकिन जो रूट होते हैं, रूट मतलब एडमिन वाले जो होते हैं, उनके लिए हैश सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जनरली हैश सिंबल यूज़ करते हैं रूट यूज़र्स के लिए हर एक शेल में, ठीक है। तो ये जो आपका बॉर्न अगेन शेल है, ये क्या करता है, ये बहुत पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज़ में ये आता है लिनक्स के अंदर, नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है जेड एस एच, जेड शेल। इसका प्रॉम्प्ट क्या है, परसेंटेज है रेगुलर यूज़र्स के लिए और हैश है रूट यूज़र्स के लिए। अब ये थोड़ा सा कस्टमाइज्ड है, इसमें थोड़े एडवांस्ड फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे मान लो आपने थोड़ा सा कोई कमांड लिखा, छोटी सी कमांड लिखी, उस कमांड को अपने आप ही ऑटो कंप्लीट कर देता है, तो इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। स्क्रिप्टिंग करना ज़्यादा आसान है, सपोर्ट मिलता है एक्स्ट्रा आपको, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें विजुअल स्टूडियो की, तो वहाँ पे आप कोई कमांड लिखते हो, कोई भी सी का आपने कुछ भी लिखा, फंक्शन लिखा, आपने प्रिंट लिखना है तो प्रिंट एफ लिखना है, तो प्रिंट का PRI लिखोगे तो तभी आपको प्रिंट एफ का एक ऑप्शन दिखा देगा, उस पर क्लिक कर सकते हो आप, तो आपको ऑटो कंप्लीट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सिमिलरली ये भी ऐसा ही है। थर्ड हम बात करेंगे सी शेल की। सी शेल का जो आपका प्रॉम्प्ट होता है वो होता है परसेंटेज, ये याद कर लो, ये पूछ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, ये एक ऐसा शेल है जिसमें सी लाइक सिंटेक्स होता है, सी प्रोग्रामिंग जैसा सिंटेक्स होता है इसके अंदर, और ये पुराने सिस्टम्स में यूज़ में आता था, अब इतना यूज़ में नहीं आता। के शेल, कॉर्न शेल, सबसे ज़्यादा आपको बैश शेल, सी शेल और के शेल ज़्यादा देखने को और सुनने को मिलते हैं। के शेल जो होता है वो भी डॉलर सिंबल यूज़ करता है रेगुलर यूज़र्स के लिए और रूट यूज़र्स के लिए हैश सिंबल का इस्तेमाल करता है। ये भी एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग फीचर्स के साथ शेल है, ऑफन यूज्ड इन एंटरप्राइज इन्वायरमेंट्स। एंटरप्राइज वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं, मेनली ये होम पर्पस में इतना इस्तेमाल नहीं होता, ये एंटरप्राइजेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक जनरल सी इन्फो है, ब्रीफ आपकी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग शेल इन लिनक्स इन्वायरमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, आपसे पूछा है बैश में क्या होता है, तो बैश में होता है डॉलर। अगर आपसे पूछता जेड में सी में क्या होता है, तो आप लिखते डॉलर। कॉर्न शेल में और बैश शेल में सेम होता है क्या, डॉलर। और रूट के लिए पूछा तो हैश होता है, हमेशा याद रखना। क्या पता इस बार आपसे एग्जाम में रूट के लिए पूछ ले, तो रूट अगर आएगा तो आप फिर ये लगा के आना, हैश सिंबल रूट यूजर्स के लिए होता है ऑलमोस्ट हर एक शेल के अंदर। फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज consider the following data set 6, 20, 25, 63, 92 and 101. What is the range of the data set? सिंपल सा क्वेश्चन है मैथ्स का, रेंज निकालनी है। तो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं रेंज कैसे निकालते हैं। बेसिकली किसी भी डेटा सेट की रेंज क्या होती है, उस डेटा सेट की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि भाई इसका जो स्प्रेड है वो कितना बड़ा है। मतलब अब स्मॉलेस्ट वैल्यू है, फिर मिनिमम वैल्यू क्या है 6 है, अब 6 में कितना ऐड करा जाए कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए उस डेटा सेट की। इसको निकालने के लिए हम रेंज यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें रेंज की, एक सेकेंड, तो रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम है 101। अब इसमें एक चीज़ और है, और मिनिमम क्या है 6 है। अगर आपका डेटा सेट अरेंज्ड नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन बी एबल टू आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा सेट, ठीक है। अगर ये अरेंज नहीं है, 6 के बाद 92 है, फिर आपका 63 है, फिर 25 है, फिर 20 है, तो फिर तो ये कुछ रेंज निकल नहीं पाएगी। तो इसको माइनस करेंगे, 11 में 6 गया 5 और 9 बचा यहाँ पे 95। तो इस पर्टिकुलर डेटा सेट की जो रेंज निकल के आई है वो आई है 95। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं और फटाफट से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10.25। 10.25 डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसका बाइनरी निकालना है। सिंपल है, यहाँ पे बस पॉइंट आ गया एक, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट जो डेसिमल नंबर होते हैं उन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो इसका इंटीजर वाला पार्ट है इसको अलग से करेंगे और जो पॉइंट के बाद है इसको अलग से करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल नंबर का अगर बाइनरी निकालना है तो वी हैव टू डिवाइड
बाय बाइनरी बेस दैट इज़ 2। तो आप अगर 10 को डिवाइड करते हो, ठीक है, 2 से, तो हो जाएगा 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। उसके बाद 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। इसके बाद 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो आपका नीचे से ऊपर की तरफ लिखोगे आप तो हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, इसका मतलब ना ये है ना ये है ना ये है, सिंपल मुझे आंसर मिल गया बी है। मुझे पॉइंट के बाद निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम इन द एग्जामिनेशन। लेकिन फिर भी मान लेते दो ऑप्शन होता तो क्या करते, अब जो पॉइंट के बाद है 0.25, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 1 ऊपर गया, 2 2 जा 4 और 5 और 0। और यहाँ पे जो आ रहा है ना ये चीज़, इसको उठा के पॉइंट के बाद यहाँ लिखना है। फिर दोबारा आप मल्टीप्लाई करोगे 0.50 को 2 से, तो 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और ये 1 हो गया। अब ये हो गया आपका 1, तो 1 को उठा के आपने यहाँ रख दिया। अब क्या बचा 0.00। अब यहाँ पे 1 को उठा लिया तो यहाँ पे 0 बचेगा ना, आगे 0 है इंटीजर पार्ट। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर लो, आपका आंसर 0.00 ही आता रहेगा बार बार। इसका मतलब अब यहाँ पे सेम रिपीट हो रहा है, तो मुझे यहीं पे रोक देना है। तो 1010.01 यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो डेसिमल लगा हुआ है आपका, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, उसमें जो डेसिमल पॉइंट है उससे पहले वाले नंबर को तो आप नॉर्मली डिवाइड कर दो, उसके बाद वाले नंबर को जो पॉइंट के बाद है उसको मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ का जो ऑर्डर है ये ऊपर से नीचे का ऑर्डर होता है। जैसे इस वाले में लेफ्ट हैंड साइड में हम नीचे से ऊपर लिखते हैं, है ना, ये हमारी MSB बिट बनती है नीचे वाली। जो आखिरी में आपका बचता है क्वेश्चन, वो आपका बनता है MSB, और ये वाला बनता है आपका LSB। ठीक है, लेकिन इसमें ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एनी प्रोसेस in the transport layer wishing to remotely retrieve mail from a host can connect to the destination host port dash to contact its IMAP daemon। इसका मतलब क्या है, कोई प्रोसेस है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे है, उसे रिमोटली अपनी ईमेल को रिट्रीव करना है किसी होस्ट कंप्यूटर से, और उससे कनेक्ट करना है डेस्टिनेशन होस्ट कंप्यूटर को, जो कि एक आपका ईमेल सर्वर होगा लाइक जीमेल। ठीक है, तो अब उसके लिए वो किस IMAP पोर्ट का यूज़ करेगा। IMAP क्या है, IMAP जो है वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो बेसिकली ईमेल को रिट्रीव या रीड करने में हेल्प करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 143। प्रोटोकॉल 143 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर का TCP प्रोटोकॉल का ये फर्दर यूज़ करता है। ठीक है, चलिए, अब इसका काम होता है बिना ईमेल डाउनलोड करे, बिना ईमेल सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करे आप इसे रिट्रीव कर सकते हो, रीड कर सकते हो। मतलब आप उसका हेडर देख सकते हो, आप उस पर क्लिक करोगे तब वो डाउनलोड होएगी। ठीक है, और जो अटैचमेंट है वो जब तक नहीं होगी जब तक आप नहीं करोगे। और ऐसे किसी भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कहीं से भी कर सकते हो, आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो। लेकिन इससे पहले जो हमारा POP था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वर्जन 3 इसका बहुत पॉपुलर हुआ था, POP 3। ये जो था ना, ये भी आपका ईमेल रिट्रीव करने का ही प्रोटोकॉल है। लेकिन ये जो POP है, इसमें क्या था, हाँ, इसमें क्या था कि एक तो ये TCP का ही यूज़ करता है, ये भी TCP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है ये भी। और ये जो है ना, ये पोर्ट नंबर 110 का यूज़ करता है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज जो कि IMAP में है, इसमें नहीं है। वो इसमें एक लिमिटेशन थी, वो ये थी कि अगर मुझे किसी भी मेल को पढ़ना है तो पहले सारी ईमेल जितनी भी इनबॉक्स में, वो सबको डाउनलोड करना पड़ता था मुझे। जो नई इनबॉक्स की ईमेल आती थी ना, उन सबको पहले डाउनलोड करना पड़ता था एक कंप्यूटर के अंदर, और डाउनलोड के बाद वो आपके मेल सर्वर से गायब हो जाती थी। तो ये बेसिकली एक ही कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। एक कंप्यूटर पे अगर आपको किसी सर्वर को एक्सेस करना है तो उसके लिए ये हेल्पफुल था। अगर मुझे किसी मेल सर्वर को अलग अलग टाइम पे बार बार यूज़ करना है, उसमें मुझे हर एक
टाइप ऑफ जो फोल्डर्स हैं लाइक इनबॉक्स, सेंड बॉक्स, आउटबॉक्स, उनको यूज़ करना है। उसमें कुछ अपनी ईमेल को पर्टिकुलर ड्राफ्ट में सेव करना है या उसे एडिट करना है, वो सब चीज़ें नहीं थी पीओपी के अंदर, ठीक है, जो कि आई मैप के अंदर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आई मैप का प्रोटोकॉल जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है ईमेल को रिट्रीव करने के लिए। तो इसका पोर्ट नंबर 143 है। पीओपी जो पहले इस्तेमाल में आता था इसका पोर्ट नंबर 110 है। इसके अलावा 443 किसका होता है? 443 होता है HTTPS का। HTTPS मतलब सिक्योर। पोर्ट नंबर 80 होता है HTTP का, ठीक है। पोर्ट नंबर 20 और 21 FTP का होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। जिसमें जो 20 है वो डेटा के लिए होता है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, और जो 21 होता है वो कंट्रोल के लिए होता है, कंट्रोलिंग पर्पस के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो मेल को भेजने के लिए सेंडिंग पर्पस के लिए यूज़ में आता है, SMTP, उसका भी आपको पोर्ट नंबर याद होना चाहिए, दैट इज़ 25, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा DNS, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं इसको, इसका पोर्ट नंबर 53 होता है, ठीक है, जो नेम्स को नंबर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपको इको, जो मैसेज को डिस्प्ले करता है, इसका पोर्ट नंबर 7 होता है, ठीक है। इसके अलावा DHCP भी कर लो, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका होता है पोर्ट नंबर 67 और 68, ठीक है। इसके अलावा FTP हो गया हमारा। एक MySQL भी पूछते हैं, MySQL, इसका पोर्ट नंबर होता है 3306, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब्स द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई OS गुड है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उसके लिए क्या पैरामीटर होगा? हम कब किस कंडीशन में बोलेंगे कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गुड है, इसकी कंडीशन गुड है? तो कब इसको ये बोला जाएगा? जब इनमें से ऑप्शन देखो क्या है, दो ऑप्शन आपको, मतलब दो आपको पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, एक तो थ्रूपुट और एक टर्न अराउंड टाइम, 1 सेकेंड। तो थ्रूपुट का मतलब क्या होता है? थ्रूपुट का मतलब बेसिकली ये होता है द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एन OS कैन एबल टू एग्जीक्यूट इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर कितनी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है हमारे CPU पे, उसे हम बोलते हैं थ्रूपुट ऑफ दैट OS। अगर हम बात करें यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम की, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम की, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली कैसे निकालते हैं? इसका मतलब ये होता है कि जो आपका एक प्रोसेस है, एक जो प्रोसेस है वो अपनी पूरी लाइफ में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है CPU के साथ, वो होता है उसका टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। एक जो आपका प्रोसेस है वो टोटल कितना टाइम अपनी पूरी लाइफ में ले रहा है उस प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट करने में, उसको पूरा CPU पे एग्जीक्यूट करवाने में, दैट इज़ कॉल्ड एज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। और थ्रूपुट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड बाय द OS इज कॉल्ड एज अ थ्रूपुट। तो एक गुड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए? एक गुड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जस्ट अ मिनट, थ्रूपुट तो हमें हाई चाहिए, और जो आपका टर्न अराउंड टाइम है वो क्या होना चाहिए? वो आपका होना चाहिए लो, मतलब कम से कम टाइम में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो हाई थ्रूपुट एंड लो टर्न अराउंड टाइम, अगर ये कंडीशन मैच हो जाएगी, इस केस में हमारा जो OS है उसे गुड OS की कैटेगरी में बोला जाएगा, ठीक है।
बिकॉज हम चाहते हैं जितनी जल्दी हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा उतना ही फास्ट हमारा ओएस कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो कर्नल हमने बात कर रही थी क्या होता है, तो कर्नल बेसिकली क्या है, आपका जो ओएस है उसका हार्ट और कोर है आपका कर्नल। एक प्रोग्राम होता है कर्नल्स, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके ओएस का हार्ट एंड कोर कहलाता है, ठीक है। मतलब जैसे ही आपने ओएस को स्टार्ट किया, कर्नल उस ओएस में सबसे पहला प्रोग्राम है जो सबसे पहले लोड होता है बूट लोडर की मदद से। जो ये देखो, जब तक ओएस ही नहीं आएगा, कर्नल ही नहीं आएगा, तो आपका सिस्टम से आप इंटरेक्शन कैसे करोगे? तो कर्नल जो है ना वो जब तक आपका एक्टिव रहता है, जब तक आपका सिस्टम चल रहा होता है, तो कर्नल आपका हमेशा ओएस आपका रैम में रहेगा जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन ना हो जाए, जब तक वो आपका रैम में रहता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कर्नल के टाइप्स होते हैं। तो कर्नल बेसिकली 2-3 टाइप के होते हैं, मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल एंड हाइब्रिड कर्नल। हाइब्रिड कर्नल दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। नाउ व्हाट इज़ मोनोलिथिक कर्नल? जो मोनोलिथिक कर्नल होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यूज़र की सर्विसेज और कर्नल की सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने का जो एरिया है, जो मेमोरी एरिया है, मेमोरी स्पेस है, वो सेम होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मोनोलिथिक का मतलब होता है एक, मोनो मतलब का वर्ड क्या होता है, एक, सिंगल। तो मोनोलिथिक कर्नल में क्या होता है, यूज़र की सर्विसेज और कर्नल की सर्विसेज दोनों को एक ही एड्रेस स्पेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि यूज़र की सर्विसेज के लिए अलग मेमोरी यूज़ में आ रही है और कर्नल की सर्विसेज के लिए अलग मेमोरी यूज़ में आ रही है, ठीक है। कोई सेपरेशन नहीं है यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस के अंदर। किसके अंदर? मोनोलिथिक कर्नल के अंदर। और इसमें होता क्या है, जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द प्रोसेसेस या बिटवीन द स्पेसेस, वो होता है आपका सिस्टम कॉल के थ्रू। वहीं अगर हम बात करें माइक्रो कर्नल की, तो वो इससे बेटर है। इसमें उसमें क्या होता है, यूज़र की सर्विसेज और कर्नल की सर्विसेज दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट एड्रेस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास अलग से होता है यूज़र स्पेस और अलग से होता है कर्नल स्पेस, और जो कम्युनिकेशन है दो स्पेसिस के बीच में, ठीक है, जो कम्युनिकेशन है दोनों स्पेस के बीच में वो होता है आईपीसी के थ्रू, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू। लेकिन ऑब्वियसली अगर स्पेसेस अलग अलग हैं, दोनों के स्पेस अलग अलग हैं, तो दोनों स्पेसेस को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा टाइम जो है प्रोसेस एग्जीक्यूशन में ज़्यादा लग जाता है, बस यही है। तो मोनोलिथिक कर्नल के अंदर थोड़ा सा आसान होता है चीज़ों को करना एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कर्नल। अब देखते हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहली, टू डिज़ाइन अ माइक्रो कर्नल मोर कोड्स आर रिक्वायर्ड। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है। अगर हमें माइक्रो कर्नल डिज़ाइन करना है तो हमें ज़्यादा कोड्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट यूज़र स्पेस चाहिए और सेपरेट ही कर्नल स्पेस चाहिए। सेकंड बोल रहा है मोनोलिथिक कर्नल के अंदर यूज़र सर्विसेज और कर्नल सर्विसेज का सेपरेट एड्रेस स्पेस होता है। तो ये फॉल्स है, मोनो में नहीं होता, माइक्रो में होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। थर्ड देखो, इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सटेंड अ मोनोलिथिक कर्नल। मोनोलिथिक कर्नल को एक्सटेंड करना इजी नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ट्रू है। और लास्ट है, माइक्रो कर्नल छोटा होता है साइज़ में। ये क्या है, ये भी आपका क्या है, ट्रू हो गया, ठीक है। माइक्रो कर्नल क्या होता है, छोटा होता है साइज़ में, ये भी ट्रू हो गया। तो फॉल्स इसमें से क्या हो गया, मोनोलिथिक कर्नल में यूज़र सर्विसेज और कर्नल सर्विसेज दोनों सेपरेट स्पेस में होती है, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, यही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट 743 बेस 8। ग्रे कोड में रिप्रेजेंट करना है 743। तो हमने बाइनरी टू ग्रे कोड किया हुआ है और ग्रे कोड टू बाइनरी किया हुआ है, ऑक्टल टू ग्रे कोड नहीं किया हुआ। तो पहले इस ऑक्टल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 743 ऑक्टल नंबर है, इसे बाइनरी में कैसे करेंगे, आपको पता है 2 की पावर 3 से बनता है ना 8, तो 3 की ग्रुपिंग कर देंगे हम, 7 4 और 3, मेक ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। तो 3 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये बन जाएगा 011, 1 को बन करेंगे तो 100,
और 7 के लिए 111। ठीक है, अब ये आपका आ गया ऑक्टल टू बाइनरी। अब हम इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे ग्रे कोड के अंदर। तो ग्रे की स्पेलिंग किसी किसी बुक में GREY होती है, किसी में GRAY भी होती है, बट करेक्ट स्पेलिंग GRAY होनी चाहिए ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड की स्पेलिंग ये करेक्ट है। चलिए अब हमें क्या करना है, इस बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना। तो कैसे करते हैं, जो इसकी MSB बिट है ये तो एज इट इज़ आ जाएगी। अब जो इसकी फर्स्ट 2 बिट है इनका जोर करो, ऐसे ही करते जाओ। 1 का कितना होता है जोर, अगर जोर आपको याद हो तो जोर की टेबल याद है। जोर की ट्रुथ टेबल कैसी होती है, मान लेते हैं हमारे पास 2 इनपुट A और B है और ये इसका आउटपुट Y हो गया। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब इनपुट डिफरेंट होंगे तभी इसका आउटपुट हाई आता है। तो यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ भी 0। तो 1 0 1 पे 1 आएगा और 1 0 पे 1 आएगा। ठीक है, अब देखो 1 1 का सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0। अब 1 1 का सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, 0। यहाँ पे सॉल्व करो 0, यहाँ पे सॉल्व करो 1, यहाँ पे सॉल्व करो 0, यहाँ पे सॉल्व करो 0, यहाँ पे सॉल्व करो 1, यहाँ पे सॉल्व करो 0। इस तरीके से हम निकालते हैं MSB एज इट इज़ और बाकी सभी बिट्स का आपस में जोर करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 1 3 टाइम्स 0 1, 2 टाइम्स 0 1 0। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल मैच हो रहा है। ठीक है, अब ये आपका आ गया ग्रे कोड। अच्छा, अगर ग्रे कोड से बाइनरी पूछते तो कैसे करते, फिर हम क्या करते, 1 का 1 लिखते हैं MSB एज इट इज़। अब इस 1 का इस 0 से आपको जोर करना है। तो 1 0 जोर करो, कितना आ गया 1। ये वाला 1 देखो, इसका हमने इससे किया था, ये हो गया। इस 1 का इस 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इस 1 का इस 0 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1। इस 1 का इस 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 0। 0 और 0 का जोर 0, 0 और 0 का जोर 0, 0 और 1 का जोर 1, 1 और 0 का जोर 1। तो आप देखो ये आपका फिर से क्या निकल के आ गया, ये फिर से हमारा आ गया बाइनरी नंबर। तो ग्रे कोड से बाइनरी भी आ सकता है और बाइनरी से ग्रे कोड भी आ सकता है। चलिए, तो ये तो आपको आता ही है, बस हम रिवाइज से तो कर रहे हैं एक तरीके से। नेक्स्ट इज which of the following refers to a planned system of a collecting, storing and disseminating the data in the form of information needed to carry out the functions of management। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, डेसिमिनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन। देखो डेटा आपके पास बहुत सारा है, लेकिन जब मुझे मान लो ऐसा कुछ कंडीशन चाहिए, मान लो मेरे पास एक पूरे स्कूल का डेटा अवेलेबल है, अब मुझे सिर्फ उन बच्चों का डेटा चाहिए जिनका जो परसेंटेज है, जिनकी जो परसेंटेज है वो 60 अबव है। तो मुझे उस डेटा में से जब जो मुझे चाहिए वो अगर मुझे मिल जाए तो वो हो जाएगी मेरी इंफॉर्मेशन। द रिक्वायर्ड डेटा एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके लिए जो सिस्टम होता है वो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। जैसे अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एडूडेल के ऊपर एक MIS बनाया हुआ है हर स्कूल के लिए। वहाँ पे स्कूल अपना लॉगिन करता है और वो पूरे स्कूल के हर एक क्लास के बच्चे को वहाँ पे मैनेज कर सकता है। अगर कोई बच्चा TC लेके जाएगा तो उसको वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, कोई बच्चा ऐड होगा न्यू एडमिशन से उसे ऐड भी कर सकते हैं, बच्चे का आधार कार्ड अपडेट, बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट, सब कुछ वहाँ पॉसिबल है। एवरी इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन द MIS पोर्टल। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसको बनाया ही मैनेजमेंट पर्पस के लिए होता है, मैनेज करने के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू क्यू डेटा स्ट्रक्चर एंड C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यू से क्वेश्चन आया है। क्यू क्या करता है, क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर
फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है और इसी ऑर्डर में ही एलिमेंट्स को हम इंसर्ट करते हैं और डिलीट भी करते हैं। जो पहले आया है वो पहले ही इंसर्ट होगा और पहले डिलीट होगा। तो इंसर्शन कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम द फ्रंट एंड एंड डिलीशन कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम द रियर एंड। ये चीज़ गलत है। देखो मान लेते हैं ये क्यू है, इस तरीके से इसमें रखा हुआ है 2, 4 और 6। अब जो एलिमेंट इंसर्ट होगा वो यहाँ इंसर्ट होगा रियर एंड पे, इसे बोलते हैं रियर एंड। और जो एलिमेंट डिलीट होगा वो यहाँ से डिलीट होगा फ्रंट एंड। तो डिलीशन आपका होता है फ्रंट एंड से और इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट होता है रियर एंड से। जैसे कि आपका 2 सबसे पहले इंसर्ट हुआ था तो डिलीट सबसे पहले यही होगा, 4 उसके बाद हुआ, उसके बाद फिर ये होगा, फिर 6 होगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर। बट क्वेश्चन में बोला है कि इंसर्शन आपका होता है फ्रंट एंड से, गलत है। इंसर्शन आपका होता है रियर एंड से। डिलीशन आपका होता है रियर एंड से नहीं, आपका जो डिलीशन है वो फ्रंट से होता है। इसका मतलब दोनों ही गलत है, कोई भी ट्रू नहीं है, नीदर वन नॉर टू। अगला क्वेश्चन देखो, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ एल्गोरिथम रेफर्स टू द ईच इंस्ट्रक्शन इज क्लियर एंड एम्बिगुअस। एल्गोरिथम में कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो ये बोलती है कि हर एक इंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम का जो है वो क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब उसका मतलब एक ही निकलना चाहिए, वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट ना हो जिसके दो मतलब निकल रहे हैं फिर समझ में नहीं आ रहा। तो इस करेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं, ये क्या है, ये डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस, ठीक है। आपका एल्गोरिथम डेफिनेट होना चाहिए, मतलब उसमें नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस एक लिमिट तक होने चाहिए, कहीं ना कहीं डेफिनेट होना चाहिए। ये नहीं कि नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन अनलिमिटेड है, ख़त्म ही नहीं हो रही एल्गोरिथम। डेफिनेट नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस होंगे, डेफिनेट स्टेप्स होंगे और हर एक स्टेप क्लियर और अनएम्बिगुअस होगा। इनडेफिनेटनेस गलत है। इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए, बिल्कुल एल्गोरिथम में इफ़ेक्टिवनेस तो होनी चाहिए, तभी तो एक अच्छा प्रोग्राम बनेगा। फाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है कि फाइनाइट मतलब कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स आपके फाइनाइट होंगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टेप्स नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए जो है आपका ऑप्शन, वो एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है एल्गोरिथम के जो कि बता रही है आपका एल्गोरिथम का हर एक इंस्ट्रक्शन क्या होगा, क्लियर और अनएम्बिगुअस होगा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग is designed in such a way that all the stations are connected through a single cable, इस तरीके से, और जिसे हम बोलते हैं बैकबोन केबल, और इस तरीके से टैप्स और कनेक्टर की मदद से आपके हर एक नोड को इस पे कनेक्ट किया जाता है, इस तरीके से। इस केबल को बैकबोन केबल कहते हैं क्योंकि ये केबल अगर ख़राब हो जाती है तो ये पूरा कनेक्शन ही बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा, है ना, ये पूरा नेटवर्क ही ख़त्म हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, सब आपको पता होना चाहिए। बस टोपोलॉजी में हम दोनों एंड्स को जब कनेक्ट करते हैं तो ये बन जाता है रिंग टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास एक सेंट्रल हब होता है, सेंट्रल कंट्रोलर होता है जो कि सभी होस्ट से कनेक्टेड रहता है। तो अगर किसी होस्ट को कोई मैसेज भेजना है किसी दूसरे होस्ट को तो पहले हब के पास जाएगा और हब उसे ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद जिस भी नोड का वो मैसेज होता है वो उसको रिसीव करता है, बाकी सब उसे रिजेक्ट कर देते हैं। मैश में क्या होता है, मैश में दो टाइप के मैश बनते हैं, फुली कनेक्टेड और पार्शली कनेक्टेड। इसके अंदर क्या होता है, हर एक डिवाइस को हम हर एक डिवाइस से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। और इसके अंदर अगर हम फुली कनेक्टेड मैश की बात करें तो अगर n नोड्स हैं तो n-1/2 आपकी टोटल नंबर ऑफ़ केबल्स होती हैं। अगर मुझे हर एक नोड को हर एक नोड से कनेक्ट करना है और फुली कनेक्टेड मैश बनाना है, मतलब जाल बनाना है, तो n-1/2 इतनी मुझे केबल्स चाहिए होंगी। बस टोपोलॉजी में सिंगल केबल ही आपकी होती है ऑलमोस्ट, और बाकी ये जो केबल्स होती हैं ये आपकी नोड को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में आती है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में भी आपका हर एक नोड जो है वो आपके सेंट्रल कंट्रोलर से कनेक्ट होता है। सबसे बेस्ट रिलायबिलिटी किसकी होती है, मैश टोपोलॉजी की होती है। मतलब यहाँ पर अगर कोई भी एक वायर या कोई भी एक कनेक्शन ख़राब हो गया तो बाकी बहुत सारे वेज हैं हमारे पास डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट इज द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट ऑफ एसक्यूएल। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट है वो किस काम आता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रेंट बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी भी कॉलम पे आप लगा सकते हो। तो अगर मुझे किसी कॉलम को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है कि मान लो अगर हमने इंसर्शन कराते वक्त जब इंसर्ट किया न्यू रिकॉर्ड तो उसमें किसी कॉलम की वैल्यू मैंने नहीं दी, तो उस टाइम पर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ में आ जाएगी। जैसे मान लो किसी बच्चे का जब नया एडमिशन होता था वो सेक्शन ए दे देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि भाई अभी उसको ए में रखते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। तो अगर मैंने उस कॉलम में सेक्शन वाले कॉलम में कुछ नहीं दिया तो उसे ए बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू द कॉलम व्हेन नन इज़ स्पेसिफाइड। ये इसका होता है आंसर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है। क्या ये कॉलम को नल वैल्यू देता है? नहीं, नल नहीं होता इसका मतलब। क्या ये इंश्योर करता है दैट द वैल्यू इन द कॉलम सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन? नहीं। इंश्योर दैट ऑल द वैल्यू इन अ कॉलम आर डिफरेंट? नहीं, वो तो यूनिक करता है ना, ये नहीं करता। तो आपका ये डिफ़ॉल्ट है। नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ डॉट नेट इज़ डेवलप्ड बाय डैश एंड वॉज लॉन्च इन डैश। ऐसे क्वेश्चन तो आप ज़रूर से कर लेना। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपने डॉट नेट नहीं भी पढ़ा तो इतना पढ़ लीजिए मोटा मोटा इसके बारे में कि आपके ऐसे वाले क्वेश्चन तो बन जाए। तो डॉट नेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था इन द ईयर 2002। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने इस टेक्नोलॉजी को लाया था 2002 में, 2002। Which of the following is NVRAM memory that retains its data even after turned off? NV का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल रैम। आप जानते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें ऐसा कौन सा टाइप है जो कि डेटा को रिटेन कर लेता है, डेटा को रिटेन करता है पावर ऑफ होने के बाद भी? फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। तो इसका आंसर बनता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक एनवी मेमोरी होती है, जैसे आपका पेन ड्राइव होता है ना, वो भी फ्लैश मेमोरी कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करता है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी उसके अंदर जो चीज़ें स्टोर हैं वो स्टोर ही रहेंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि सिस्टम से जैसे आपने उसको हटाया और उसके पावर चली गई तो उसके अंदर कंटेंट है वो डिलीट हो गया, ऐसा नहीं है। एनवी रैम में ही आता है ये, नॉन वॉलेटाइल रैम। आप जानते हो रैम वैसे वॉलेटाइल होती है, उसमें जो भी डेटा होता है वो जब तक रिटेन करता है, जब तक लाइट आ रही है, जब तक पावर आ रही है। लेकिन एनवी रैम एक न्यू टेक्नोलॉजी वाली रैम है जिसके अंदर फ्लैश मेमोरी जैसे जैसे मेमोरी होती है जिसके अंदर डेटा आफ्टर पावर ऑफ भी रिटेन रहता है। ठीक है, तो यही इसका एग्जांपल बनता है इन ऑप्शन में से। बाकी तो कोई भी आपका एनवी रैम का एग्जांपल नहीं है। क्लियर है? ख़त्म। अब इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन ओवर होते हैं आज के क्लास के 15 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली मैं लेके आऊँगी मोबाइल कंप्यूटिंग की। मैंने मोबाइल कंप्यूटिंग की नोट्स इतने बना लिए हैं जितना आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे। शॉर्ट नोट्स है, ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं हैं, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, उसको मैं कल की वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने क्वेश्चंस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए और इस तरीके से ही अपनी तैयारी को अच्छा रखिए। पेपर डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच।